अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा सूरज संध्या को अपने घर से बाहर निकालकर पुलिस क्वार्टर में लाता है और संध्या से कहता है, संध्या जी, हर इंसान की जीवन में अपनी अपनी प्राथमिकता होती है और मेरी प्राथमिकता मेरे घर परिवार से है और आपकी प्राथमिकता आपकी वर्दी और पुलिस की ड्यूटी है। संध्या जी, आपने सही कहा कि बाबा साहब की नाराजगी समय के साथ दूर हो जाएगी और ठाकुर जी की कृपा से भावो भी तंदुरुस्त हो जाएगी। लेकिन संध्या जी, मैं उस बीते हुए पल को नहीं भूल पाऊंगा जब मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी भावो को खोते देखा और भावो की ऐसी हालात सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राथमिकता की वजह से है। संध्या सूरज की बात सुनकर बहुत ज्यादा सदमे में चली जाती है। फिर सूरज संध्या से कहता है, संध्या जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं आपका आभारी रहूंगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। लेकिन भावो की जान के सामने मेरे खुद की जिंदगी और आपका आभार, यहाँ तक कि भगवान भी मायने नहीं रखता। सूरज की बातों को सुनकर संध्या की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ रहा होता है। लेकिन सूरज कहता है, देखिए संध्या जी, ना ही मैं अपने परिवार को किसी भी संकट में डालना चाहता हूँ और ना ही कभी आपकी ड्यूटी के रास्ते में आना चाहता हूँ। इसलिए अब मैंने यह फैसला किया है कि आज मैं आपको हर फर्ज, हर रिश्ते, हर बंधन से आजाद करता हूँ ताकि आप अपनी जिंदगी, अपना ड्यूटी अपने ढंग से निभाए। संध्या चुपचाप सूरज की बात सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती। फिर सूरज वहां से संध्या को छोड़कर चला जाता है। इधर संध्या सदमे में रहती है। दूसरी तरफ भावो को जब होश आता है तो भावो सूरज सूरज कहकर चिल्लाने लगती है कि सूरज बेटा, कहाँ हो, मेरे पास जल्दी आओ। फिर भावो की बात सुनकर सभी घर वाले भागते हुए भावो के पास आते हैं। फिर भावो बाबासा से पूछता है कि सूरज कठे है। फिर बाबासा घबरा जाते हैं क्योंकि बाबासा ने सूरज और संध्या को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर बाबा साहब भावो की बात टालते हुए कहते हैं कि संतोष, तू ठीक तो है ना। लेकिन भावो फिर से बाबा साहब से पूछने लगती है कि सूरज और संध्या बिन्नी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर बाबा साहब भावो की बात टालते हुए कहते हैं, संतोष, तेरी दवाई का टाइम हो गया है, चल तू गोली खा ले। फिर बाबा साहब भावो को गोली खिलाने लगता है, लेकिन भावो गोली खाने से इनकार करती है और फिर से कहती है कि सूरज कहाँ है। फिर बाबा सा बहाना करते हुए कहता है कि संतोष, संध्या बिन्नी अपनी ड्यूटी पर चली गई है और सूरज भी दुकान की तरफ गया है। फिर भावो कहती है, सूरज के बाबा सा, जरा हमारे छोरे को बुलाकर लाओ ना, उनसे मारे को मिलना है। लेकिन बाबा सा और सभी घर वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उसी टाइम सूरज आ जाता है और कहता है, मैं आ गया भावो। फिर सूरज भावो के पास बैठे जाता है। फिर भावो सूरज से कहती है, कहाँ चला गया था रे मारा छोरा। फिर सूरज बहाना करते हुए कहता है, भावो, मैं तो तेरे लिए ठाकुर जी का टीका लेने गया था। फिर सूरज भावो को टीका लगाता है। इधर सभी घर वाले दंग हो जाते हैं कि सूरज कैसे आ गया। फिर सभी लोग भावो को आराम करने के लिए उनके रूम में छोड़ देते हैं। फिर सूरज बाहर हाल में आता है और हाथ पैर धोने लगता है। फिर विक्रम सूरज के पास आता है और सूरज से कहता है, सूरज भैया, आपने बहुत अच्छा किया जो आप वापस आ गए। लेकिन भैया, संध्या भाभी को कहाँ छोड़ दिया। फिर सूरज बताता है कि मैंने उनको उनके घर पुलिस क्वार्टर में छोड़कर आया हूँ और अब से संध्या वहीं पर रहेगी और मैं इस घर पर रहूंगा और ना ही मैं उनसे कभी मिलने जाऊंगा और ना ही वो मुझसे मिलने आएगी। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि बाबा सा का फैसला था। फिर मीनाक्षी कहने लगती है कि जेठानी जी ने हर बार अपनी टांग बड़ी काम पर लगाई थी, शायद उसी का भुगतान हो रहा होगा। फिर बाबा सा सूरज के पास जाकर कहता है, सूरज बेटा, मैंने ये ना कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। फिर सूरज कहता है, बाबा सा, मैंने अभी बोला ना कि मेरे इस फैसले में आपके बोलने से कुछ ना होगा। बाबा साहब, मुझे आज भी आपकी वो बात याद है कि जब आपने कहा था कि बेटा, पत्नी और माँ के बीच में रिश्ते निभाना कई बार मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने ही आपको कहा था कि बाबा साहब, ये संभव है, लेकिन अगर बात एक माँ और आईपीएस ऑफिसर के बीच में रिश्ता निभाने की बात आए तो यह चुनाव करना मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ को चुना। फिर बाबा साहब और सभी घर वाले सूरज की बात सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर सूरज वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर विक्रम बाबा साहब से कहता है, बाबा साहब, आज मैं अपने आप को भैया से बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि हम सब ने भैया और भावो के प्रेम के प्रति उनके निष्ठा पर सवाल उठाए। हमने कितना भला बुरा कहा सूरज भैया को। फिर बाबा साहब कहता है, सूरज अपनी माँ और अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों की चिता जलाकर आया है। हमारा सूरज कल भी सरवन था और आज भी सरवन है। हमारे सूरज जैसा कोई ना, लाखों में एक है हमारा सूरज। फिर अगले सुबह जब सूरज भावो को रामायण कथा सुना रहा होता है, जिस कथा में सूरज भावो को सुना रहा होता है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल हो चुके थे, लक्ष्मण राम जी को समझाने का प्रयास कर रहे थे, पेड़ पौधों और पक्षियों से माता जानकी का पता पूछते हुए अंगे पैर यहाँ से वहां दौड़ रहे थे। फिर भावो सूरज से कहती है, इसका मतलब समझा छोरा, जब भगवान राम अपनी पत्नी का वियोग सहन न कर पाया तो हम इंसान की क्या बात है। फिर सूरज और सभी घर वाले भावो को देखने लगते हैं क्योंकि सूरज ने तो संध्या को छोड़ दिया था। फिर सूरज श्लोक पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद भावो की आंख सूरज के हाथ पर जाती है
क्योंकि सूरज के हाथ दिए से जल रहे होते हैं। फिर भाबो झट से सूरज का हाथ दिए से हटाती है। फिर भाबो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सूरज से कहती है कि हे राम जी, थारा हाथ जल गया और तुझे पता तक नहीं चला। फिर भाबो सूरज का जले हाथ देकर सूरज से कहती है कि छोरा संध्या बिन्नी कहाँ है, लेकिन सूरज चुपचाप रहता है और कुछ नहीं बताता। लेकिन भाबो फिर से सूरज को पूछने लगती है कि संध्या बिन्नी कहाँ है, मुझे जवाब दें। फिर इधर इमली और मीनाक्षी बहाना करते हुए कहते हैं कि भाबो बड़ी जेठानी जी तो ड्यूटी पर गए हैं। लेकिन भाबो उनकी झूठी बात को समझ लेती है और कहती है, बंद करो तुम लोगों की झूठी कहानी, और सूरज तुझे मेरी कसम, सच सच बता कि क्या हुआ है। फिर सूरज भाबो को सभी बातें बताता है कि हम लोगों ने संध्या को इस घर से निकाल दिया है। अब संध्या इस घर में कभी लौटकर नहीं आएगी। फिर भाबो वह बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सूरज से कहती है, ये तूने क्या कर दिया छोरा, तू इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है संध्या बिन्नी के साथ। अरे उस बच्ची ने इस घर को अपना ससुराल नहीं समझा, बल्कि उसने हमेशा अपना घर ही समझा, और तूने बिन माँ बाप की बच्ची को घर से ही निकाल दिया। अरे संध्या बिन्नी ने थारी जान बचाने के खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर सूरज कहता है, संध्या ने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए किया। अगर भाबो बात ये मेरे जीवन की होती तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं थी, लेकिन बात थारी जीवन की थी। भाबो, मैं मानता हूँ कि संध्या ने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए उसने थारी जान को भी दांव पर लगाया, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर भाबो कहती है, सब झूठ है छोरा, तू भी तो वहीं पर था, सब कुछ देखा तूने छोरा, ये सब तो भाग्य में लिखा हुआ होता है, भाग्य का लिखा तो किसी के वश में ना होते हैं। छोरा इतना सब जानते हुए भी तूने संध्या बिन्नी को इसके जिम्मेदार कैसे बना दिया। सूरज कहता है, भाबो ये भाग्य की लिखी है तो उसमें संध्या की ड्यूटी भी शामिल थी। फिर भाबो कहती है, कह दी अपनी मन की बात, अब तू हमारी बात भी सुन कि हमारे घर की लक्ष्मी को वापस लेकर आ। भाबो की बात सुनकर सभी घर वाले खुश होने लगते हैं। फिर सूरज कहता है, ठीक है भाबो, अगर तू यही चाहती है तो मैं ऐसा भी करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक तेरी कोई भी बात नहीं डाली, लेकिन मैं तेरी बहू संध्या को तो वापस ले आऊंगा, पर मैं अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ले आ पाऊंगा। अब तू ही बता भाबो कि तू क्या चाहती है, मैं वही करूंगा जो तू चाहती है। फिर सूरज वहां से चला जाता है। फिर भाबो बाबासा को गुस्से से देखने लगती है और कहती है, अरे आपने रोक क्यों नहीं सूरज को ये पाप करते हुए। लेकिन बाबासा चुप रहता है, क्योंकि बाबासा ने ही संध्या को घर से निकलने के लिए कहा था। फिर बाबासा कहता है, संतोष, सूरज अब समझदार हो गया है। संतोष, उसने अपना हर फैसला समझदारी से लिया है, और तू भी तो नहीं चाहती थी कि अपनी बहू पुलिस अफसर बने, क्योंकि थारे को भी हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि एक पुलिस अफसर की ड्यूटी हमेशा इस घर की जिम्मेदारी की आंधी रहेगी। और हुआ भी वही, बिन्नी पुलिस अफसर की ड्यूटी निभाई, जिसकी वजह से थारी जान की कीमत लगी, जिसे सूरज बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं भी हमेशा थारे खिलाफ जाकर संध्या बिन्नी का साथ दिया। अब मुझे भी अकल आ गई कि संतोष, कल तू सही थी और आज सूरज सही है। बाबासा की बात सुनकर भाबो को बहुत ज्यादा दुख पहुंचा।